के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन। जो इलेक्ट्रिक जो ट्रैक्शन होता है उसमें कौन कौन से विधि का उपयोग करते हैं हम लोग ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए। तो मुख्य रूप से जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम होता है इसमें हम लोग 3 मेथड यूज़ करते हैं: डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम, अल्टरनेटिंग करंट इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम एंड कंपोजिट सिस्टम। डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम में क्या होता है, जो ओवरहेड कंडक्टर्स होता है वहाँ पे डीसी सप्लाई दिया जाता है। अल्टरनेटिंग करंट इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम में ओवरहेड लाइंस पे आपका एसी सप्लाई जाएगा, और जो कंपोजिट सिस्टम होता है उसमें डीसी भी फ्लो होता है और स्विचिंग एक्शन के द्वारा उसमें एसी भी करंट फ्लो कराया जाता है। मींस एक टाइम में एक ही करंट फ्लो होगा हालांकि, लेकिन उसी कंडक्टर्स में ही दूसरा जो करंट है, जैसे आपका डीसी है तो डीसी का जो अलग अलग वोल्टेज का जो रेंज होता है उसको भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपका जो कंडक्टर्स है उसमें 300 वोल्ट का अगर डीसी सप्लाई जा रहा है तो वो ट्रेन के पास होने के बाद जो सेकंड ट्रेन है अगर वो 600 वोल्ट के लिए ऑपरेट हो रहा है तो उसमें 600 वोल्ट स्विचिंग एक्शन के द्वारा उसमें अप्लाई कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से कंपोजिट सिस्टम चलता है, तो इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट अब देखते हैं सिस्टम ऑफ ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन। तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम क्या होता है? द सिस्टम विच इज यूज इलेक्ट्रिकल पावर फॉर ट्रैक्शन सिस्टम, दैट मीन्स फॉर रेलवेज, ट्राम्स, ट्रॉलीज एक्सेट्रा इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। The track electrification refers to the type of source supply system that is used while powering the electric locomotive system. The 3 main types of electric traction systems are DC electrification system, AC electrification system and composite system. तो इस प्रकार से मुख्य रूप से 3 सिस्टम हम लोग यूज़ करेंगे: DC, AC और कंपोजिट सिस्टम। तो अलग अलग ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए इसका जो वोल्टेज होता है वो अलग अलग होता है, तो इसका हम लोग रेंज देख लेते हैं। डायरेक्ट करंट जो डीसी इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम होता है इसमें सामान्यतः जो वोल्टेज यूज़ किया जाता है वो है 300 वोल्ट, 500 वोल्ट, 600 वोल्ट, 750 वोल्ट, 1200 वोल्ट, 1500 to 3000 वोल्ट डीसी। तो ये डायरेक्ट करंट जो सप्लाई है उसका ये रेंज होता है 300, 500, 600 से लेकर के 3000 वोल्ट डीसी तक। ऐसे ही जो एसी सिस्टम है अल्टरनेटिंग करंट सिस्टम, इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं 15 kV एसी। इसका फ्रिक्वेंसी होता है 16.7 हर्ट्ज, 25 kV एसी विथ 50 to 60 हर्ट्ज सप्लाई फ्रिक्वेंसी। तो इस तरीके से जो एसी होता है उसमें लो फ्रिक्वेंसी ऑपरेशन के साथ भी पावर सप्लाई किया जाता है, क्योंकि जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होता है उसका परफॉर्मेंस लो फ्रिक्वेंसी के केस में बहुत ज़्यादा हाई होता है। ऐसे जो कंपोजिट सिस्टम यूज़ करते हैं इसके लिए हम लोग नॉमिनल वोल्टेज जो यूज़ करते हैं वो है 1.5 kV DC, 3 kV DC, 15 kV AC with the frequency of 16.7 Hz and 25 kV AC with the frequency of 50 Hz। तो ये कंपोजिट सिस्टम का है जहाँ पे हम लोग DC भी यूज़ कर सकते हैं, साथ ही साथ AC सिस्टम भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मुख्य रूप से ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए सप्लाई का रेंज है जो यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं DC इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम। तो जो DC इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम अडॉप्ट किया जाता है इसका बहुत सारा एडवांटेज होता है, just like as space and weight consideration, rapid acceleration and braking of DC electric motors are very simple, less cost compared to AC system and less energy consumption and so on। तो इस तरीके से जो DC इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम होता है उसमें एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा होता है, रैपिड एक्सेलरेशन, क्योंकि उसमें हम लोग जो मोटर यूज़ करते हैं वो है DC सीरीज़ मोटर, जिसका स्टार्टिंग टार्क बहुत ज़्यादा हाई होता है, और हाई स्टार्टिंग टार्क होने के कारण से रैपिड एक्सेलरेशन में ये सहायता करता है। साथ ही साथ कोएफिशिएंट ऑफ एडहेशन जो होता है वो बेटर होता है डीसी ट्रैक्शन के केस में। लेस पावर कंजप्शन होता है डीसी जो ट्रैक्शन होता है वहाँ पे,
तो इस तरीके से बहुत सारे एडवांटेजेस को देखते हुए जनरली डीसी इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं। अब जो डीसी इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम हम लोग अडॉप्ट करते हैं तो उसके लिए जो कंडक्टर होगा वहाँ पे डीसी सप्लाई देना होता है। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, जनरली जो 3 फेज पावर सोर्स है मीन्स जनरेटिंग स्टेशन है वहाँ से 3 फेज सप्लाई प्राप्त कर लेते हैं ग्रिड की सहायता से। फिर उसको स्टेप डाउन करते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से, फिर उसको डीसी में कन्वर्ट कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर्स। इस तरीके से रेक्टिफाइड जो वोल्टेज है उसको हम लोग फिल्टर करके उसके जो ट्रांसमिशन सिस्टम है ओवरहेड सिस्टम वहाँ पे अप्लाई किया जाता है। तो जो कंप्लीट प्रोसेस होता है ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ डीसी इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम का, तो उसमें जनरली हम लोग क्या करेंगे, जो जनरेटिंग स्टेशन है वहाँ से एसी प्राप्त करके उसको स्टेप डाउन करके उसको डीसी में कन्वर्ट करेंगे, साथ ही साथ उसको फिल्टर करके सप्लाई किया जाता है। तो ये जो आपका डायग्राम दिख रहा है ये ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन है डीसी सिस्टम के लिए। तो जो ओवरहेड कंडक्टर्स है यहाँ पे इसमें डीसी सप्लाई जाएगा, उसको पेंटाग्राफ के थ्रू हम लोग डायरेक्ट अप्लाई करते हैं मोटर्स कंट्रोल के लिए। तो इसमें चूँकि आपका डीसी सप्लाई ही प्राप्त होता है तो उसको हम लोग डायरेक्ट पेंटाग्राफ के थ्रू मोटर पे सीधा भेज देते हैं। जहाँ पे जो मोटर है वो डीसी सीरीज़ मोटर लगा होता है तो वो मोटर जो है उस सप्लाई वोल्टेज पे रन करेगा और इस तरीके से आपका डीसी इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम वर्क करता है। द सप्लाई सिस्टम और डीसी इलेक्ट्रिफिकेशन इंक्लूड्स 300 to 500 वोल्ट सप्लाई फॉर स्पेशल सिस्टम लाइक बैटरी सिस्टम। तो जो बैटरी सिस्टम का जो ट्रैक होता है उसके लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं 300 to 500 वोल्ट सप्लाई। ऐसे ही 600 to 1000 वोल्ट यूज़ करते हैं फॉर अर्बन रेलवेज लाइक ट्राम्सवेज एंड लाइट मेट्रो ट्रेन्स। ठीक है, तो ये जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो अलग अलग जो ट्रैक्शन सिस्टम है इसके कैपेसिटी के आधार पे इसको डिवाइड किया गया है। तो जो बैटरी सिस्टम होता है, बैटरी वाला जो ट्रेन होता है उसके लिए हम लोग जनरली जो वोल्टेज यूज़ करते हैं वो 300 to 500 वोल्ट है। साथ ही साथ जो अर्बन रेलवेज होता है मीडियम कैपेसिटी का हम लोग बोल सकते हैं। ट्राम्सवेज और जो मेट्रोस होता है इसका जो साइज होता है कैपेसिटी होता है वो थोड़ा सा स्मॉल होता है एज़ कम्पेयर टू मेन लाइन सर्विस। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं 600 to 1200 वोल्ट। ऐसे ही जो मेन लाइन जो सर्विस है सब अर्बन सर्विस एंड मेन लाइन सर्विस लाइक लाइट मेट्रोस एंड हैवी मेट्रो ट्रेन्स, इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं 1500 to 3000 वोल्ट डीसी सप्लाई। Due to high starting torques, the moderator speed control and DC series motors are extensively employed for DC traction system। क्योंकि जो DC traction system है उसमें हम लोग जो DC सीरीज़ मोटर है इसका हाई स्टार्टिंग टार्क होता है, साथ ही साथ स्पीड कंट्रोल बहुत ही स्मूथ होता है DC के केस में। साथ ही साथ इसमें क्या होता है कि जो DC ट्रैक्शन सिस्टम है इसमें बाय यूजिंग द चोपर का यूज़ करके हम लोग रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग के केस में जो उसमें पावर जनरेट होता है उसको वापस सप्लाई को रिटर्न कर दिया जाता है, तो उस केस में पावर का सेविंग होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जनरली जो डीसी ट्रैक्शन सिस्टम है उसको एडॉप्ट किया जाता है। दे प्रोवाइड अ हाई टार्क एट अ लो स्पीड एंड लो टार्क एट हाई स्पीड। जो आपका डीसी ट्रैक्शन सिस्टम है वहाँ पे क्या होता है कि हाई स्टार्टिंग टार्क होता है लो स्पीड में भी। उसके कारण से क्या होता है कि जो ट्रेन है उसको खींचने में आसान होता है स्टार्टिंग कंडीशन पे। तो ये इसका एडवांटेजेस हैं। इसका हाई स्टार्टिंग टार्क होगा लो स्पीड पे और लो टार्क होता है हाई स्पीड पे। तो इसका अलग से और ये एडवांटेज बताया गया है। इन केस ऑफ हैवी ट्रेन्स that requires a frequent and rapid acceleration, DC traction motors are better choice as compared to AC motors। तो DC जो ट्रैक्शन सिस्टम होता है उसको ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू AC ट्रैक्शन सिस्टम, क्योंकि इसका एडवांटेजेस यही होता है
कि जो हैवी ट्रेन्स होता है या फिर जहाँ पे ज़्यादा फ्रिक्वेंट यूज़ होता है इस ट्रेन का, रैपिड एक्सेलरेशन की जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, तो उस केस में जो डीसी ट्रैक्शन मोटर है वो बहुत बेटर होता है। डीसी ट्रेन कंज्यूम्स लेस एनर्जी कंपेयर टू एसी यूनिट्स फॉर ऑपरेटिंग सेम सर्विस कंडीशन। जो डीसी ट्रैक्शन सिस्टम है वो बहुत कम मात्रा में एनर्जी कंजप्शन करता है एसी की तुलना में, सेम ऑपरेटिंग कंडीशन में भी। ठीक है, तो ये इसका एडवांटेज है। द इक्विपमेंट्स ऑफ द डीसी ट्रैक्शन सिस्टम इज लेस कॉस्टली, लाइटर एंड मोर एफिशिएंट देन एसी ट्रैक्शन सिस्टम। इसमें जो इक्विपमेंट हम लोग जो यूज़ करते हैं डीसी ट्रैक्शन सिस्टम के केस में, तो वो सस्ता होता है, लाइटर होता है, थोड़ा सा हल्का होता है और साथ ही साथ इफ़िशियंट होता है एसी की तुलना में। इट कॉजेस नो इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस विद द नियर बाई कम्युनिकेशन लाइन। जो एसी ट्रैक्शन सिस्टम होता है इसका डिसएडवांटेज यही होता है कि वो कम्युनिकेशन लाइन के साथ रेडियो इंटरफेरेंस प्रोवाइड करता है, जिसके कारण से जो टेलीफोनिक लाइन है या फिर जो टीवी का जो लाइन होता है, जो सिग्नल्स है, वहाँ पे डिस्टरबेंस होता है। तो डीसी के केस में इस तरीके का जो रेडियो इंटरफेरेंस है वो नहीं होता है। अब इसका डिसएडवांटेज देख लेते हैं। एक्सपेंसिव सबस्टेशन आर रिक्वायर्ड एट फ्रिक्वेंट इंटरवल। डीसी के केस में एक्सपेंसिव सबस्टेशन का रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि इसमें मुख्य रूप से क्या होता है, जो एसी है उसको अपने को डीसी में कन्वर्ट करना होता है। तो जो कन्वर्टर सबस्टेशन हम लोग लगाते हैं उसका जो कास्ट है वो थोड़ा सा हाई हो जाता है, क्योंकि इसमें क्योंकि आपका सप्लाई वोल्टेज कम होने के कारण से इसको इंटरमीडिएट सबस्टेशन बीच बीच में लगाना पड़ता है। तो इसके कारण से इसका जो ओवरऑल कास्ट है वो थोड़ा सा हाई हो जाता है। द ओवरहेड वायर्स आर थर्ड रेल मस्ट बी रिलेटिवली लार्जर एंड हैवी। जो ओवरहेड वायर्स जो हम लोग यूज़ करते हैं डीसी केस में, वो या फिर जो थर्ड रेल यूज़ करते हैं वो थोड़ा हैवी होता है एज़ कम्पेयर टू एसी। वोल्टेज गोज़ ऑन डिक्रीजिंग विथ इंक्रीज इन लेंथ। जो वोल्टेज है वो ज़्यादा ट्रैक का जो लेंथ है जब ज़्यादा होता है तो उस केस में इसका जो वोल्टेज है वो धीरे धीरे डाउन होने लगता है। मीन्स जो लास्ट एंड है, रिसीविंग एंड, वहाँ तक इसका जो वोल्टेज है वो थोड़ा थोड़ा ड्रॉप होने लगता है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है डीसी ट्रैक्शन सिस्टम के। अब इसके बाद जो सेकंड मेथड जो एडॉप्ट किया जाता है ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए, वो है एसी इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम। द सिंगल फेज 25 kV 50 हर्ट्ज इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कॉन्फ़िगरेशन फॉर एसी इलेक्ट्रिफिकेशन। तो सामान्यतः हम लोग जो यूज़ करते हैं 25 kV एसी विद 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी, ये ज़्यादातर इंडिया में जो अडॉप्ट किया जाता है और ये मोस्ट वाइडली यूज़ होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर heavy haul systems and main line services since it doesn't require a frequency conversion। क्योंकि जो इंडिया है वहाँ पे जो ट्रैक्शन सिस्टम है जनरली, जिसमें जो सिस्टम्स पूरा जो डिज़ाइन होता है वो 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी पे ही डिज़ाइन होता है। इंडिया में जितना भी आपका इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स है, तो इसके लिए अपने को जो फ्रिक्वेंसी है उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। डायरेक्ट जो 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी है उसको हम लोग यूज़ करते हैं। There is one of the widely used types of composite system whenever in the supply is converted to DC to drive DC traction motors। तो इस केस में क्या होता है कि हालांकि हम लोग जो एसी जो इलेक्ट्रिफाइड सिस्टम होता है उसमें 25 kV एसी हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन अगर बाय द वे हमारे जो ट्रैक्शन मोटर्स है वो डीसी मोटर्स लगा हुआ है, तो उस केस में सिस्टम के अंदर क्या करते हैं कि ये जो 25 kV एसी है उसको स्टेप डाउन करके रेक्टिफायर की सहायता से डीसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो उसके बाद ट्रैक्शन मोटर को सप्लाई दिया जाता है। तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम है वो एसी ही रहेगा, बट इसके अंदर का जो सिस्टम है वो डीसी होता है और वो डीसी मोटर्स को सप्लाई करते हैं। 3-phase सिस्टम यूजेस अ 3-phase इंडक्शन मोटर्स टू ड्राइव द लोकोमोटिव्स। तो इस केस में क्या होता है, जो 3-phase सिस्टम होता है वहाँ पे आपका 3 अलग अलग कंडक्टर्स यूज़ नहीं करते हैं। जो आपका सिंपल एक ही कंडक्टर्स जो रहेगा एसी इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम केस में, जैसे आपका 25 kV
जो एसी सिस्टम है सिंगल कंडक्टर उसमें यूज़ करते हैं। तो ऐसी 3 फेस केस में भी होता है, लेकिन उसमें अंदर में एक कैंडो सिस्टम होता है जिसके द्वारा उस सिंगल फेस को हम लोग 3 फेस में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जो मोटर्स जो होते हैं वो 3 फेस इंडक्शन मोटर जहाँ पे यूज़ करते हैं, इसका जनरली यूज़ वहाँ होता है जो हाई हिली एरियाज़ होता है, वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। तो जो 3 फेस सिस्टम है उसमें कैंडो सिस्टम हम लोग यूज़ करते हैं सिंगल फेस टू 3 फेस कन्वर्ट करने के लिए। तो जनरली इसमें जो हम लोग फ्रिक्वेंसी जो यूज़ करते हैं वो है 16.7 हर्ट्ज एंड इट्स रेटिंग इज़ 3.3 kV। थोड़ा रुको। द सिस्टम ऑफ ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन, ये इसका जो एसी ट्रैक्शन सिस्टम में हम लोग यूज़ करते हैं, ये इसका डायग्राम दिया गया है। इसमें आप देख सकते हैं जो एसी सप्लाई है वो ओवरहेड सप्लाई लाइन पे दिया गया है 25 kV एसी सिस्टम। फिर उसको पेंटाग्राफ के थ्रू हम लोग जो मेन सिस्टम है वहाँ तक लेकर के आते हैं। ट्रांसफार्मर की सहायता से वो जो आपका एसी सप्लाई है उसको जो 25 kV जो एसी सिस्टम है उसको ट्रांसफार्मर की सहायता से इसका वोल्टेज को हम लोग डाउन करेंगे। फिर रेक्टिफायर की सहायता से उसको डीसी में कन्वर्ट करते हैं। उसके पश्चात जो डीसी मोटर है उसको सप्लाई दिया जाता है। तो इस तरीके से ये कन्वर्जन प्रोसेस होता है एसी का डीसी में। तो फिर से देख लीजिए इस डायग्राम में जो 25 kV एसी विथ 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी के साथ ये जो ट्रांसमिशन सिस्टम है वहाँ पे उसको लाते हैं। फिर पेंटाग्राफ एक करंट कलेक्टिंग डिवाइस होता है जो ओवरहेड कंडक्टर से जो करंट है उसको कहाँ तक भेजता है, आपका जो मेन इंजन होता है वहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा होता है। वो ट्रांसफार्मर उसको स्टेप डाउन करेगा, फिर वहाँ से उसको रेक्टिफायर में भेजा जाता है जहाँ पे उसको डीसी में कन्वर्ट करेंगे और उसके पश्चात उसको मोटर कंट्रोल के लिए भेज दिया जाता है। मीन्स जो डीसी मोटर है वहाँ पे उसको सप्लाई कर दिया जाता है। अब इसका एडवांटेज देख लेते हैं हम लोग। फीवर सबस्टेशन आर रिक्वायर्ड, तो एज़ कम्पेयर टू डीसी ट्रैक्शन सिस्टम, इस केस में जो सबस्टेशन रिक्वायरमेंट होता है वो कम होता है। जो दूसरा है लाइटर ओवरहेड करंट सप्लाई वायर्स कैन बी यूज्ड, जो ओवरहेड जो सप्लाई करंट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, जो कंडक्टर यूज़ करते हैं इन केस ऑफ एसी ट्रैक्शन सिस्टम, वो थोड़ा लाइट वेट होता है एज़ कम्पेयर टू डीसी सिस्टम। रिड्यूस्ड वेट ऑफ सपोर्ट स्ट्रक्चर, जो सपोर्ट स्ट्रक्चर जो हम लोग यूज़ करते हैं इसके इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए, उसका जो वेट होता है वो कम होता है इन केस ऑफ एसी ट्रैक्शन सिस्टम। रिड्यूस्ड कैपिटल कास्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, जो कैपिटल कास्ट है इलेक्ट्रिफिकेशन का वो कम होता है। तो इस प्रकार से ये इसका मुख्य एडवांटेजेस हैं, जिसको देखते हुए जनरली जो इंडिया है वहाँ पे अडॉप्ट किया जाता है 25 kV एसी ट्रैक्शन सिस्टम्स। इसके डिसएडवांटेज है सिग्निफिकेंट कास्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, इसमें जो इलेक्ट्रिफिकेशन का जो कास्ट है वो हाई होता है। इंक्रीज्ड मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ लाइन, तो जो एसी ट्रैक्शन सिस्टम है उस केस में इसका जो मेंटेनेंस कास्ट होता है वो हाई होता है। ओवरहेड वायर्स फर्दर लिमिट इन क्लियरेंस एट टनल, ओवरहेड वायर्स फर्दर लिमिट क्लियरेंस एट द टनल, जो ओवरहेड कंडक्टर्स होता है वहाँ पे जो टनल्स होता है वहाँ पे क्लियरेंस इसका कम हो जाता है। तो उस केस में ये थोड़ा मोस्टली अडॉप्ट करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। अपग्रेडिंग नीड्स एडिशनल कास्ट स्पेशली इन केस देयर आर ब्रिजेस एंड टनल्स, जहाँ पे ब्रिज और जो टनल होता है तो उस केस में इसमें एडिशनल कास्ट रिक्वायरमेंट होता है। तो जिसको अपग्रेड जब करना होता है तो उसके लिए अपग्रेडेशन नीड्स एडिशनल कास्ट स्पेशली इन केस देयर आर ब्रिजेस एंड टनल्स, जहाँ पे ब्रिज और टनल होता है वहाँ पे इसको अपग्रेड करने के लिए एडिशनल कास्ट का रिक्वायरमेंट होता है। रेलवे ट्रैक्शन नीड्स इम्यून पावर विथ नो कट्स, जो रेलवे ट्रैक्शन सिस्टम होता है एसी के केस में उसमें पावर कट नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई को मेंटेन करना बहुत कंपलसरी होता है।
अगर थोड़ा सा भी फ्लक्चुएशन होता है तो उस केस में पूरा का पूरा सिस्टम डैमेज हो सकता है। अब इसमें सिस्टम ऑफ ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए जनरली जो हम लोग अडॉप्ट करते हैं वो थर्ड मेथड होता है कंपोजिट सिस्टम। कंपोजिट सिस्टम द ट्रेन यूज्ड आर टू प्रोवाइड कंटिन्यूअस जर्नी अलॉन्ग रूट्स दैट आर इलेक्ट्रिफाइड यूजिंग मोर देन वन सिस्टम। तो जनरली जो कंपोजिट सिस्टम है इसमें जनरली हम लोग दो सिस्टम यूज़ करते हैं। इसमें एसी सिस्टम भी हो सकता है और डीसी सिस्टम भी हो सकता है। जो कंपोजिट सिस्टम होता है वो, जैसे आपका एक ट्रेन है जो उस रूट पे जो जा रहा है वो जैसे आपका डीसी वाला ट्रेन है, तो उस केस में उस कंडक्टर में डीसी सप्लाई दे देते हैं। जब वो ट्रेन कम्प्लीटली अपने डेस्टिनेशन सेंटर तक पहुंच जाता है और दूसरा ट्रेन वहाँ पे उस पाथ पे आता है, अगर वो एसी के लिए प्रतिबद्धित है तो उस केस में उसमें स्विचिंग के द्वारा एसी सप्लाई कर दिया जाता है। तो एक तरीके से जो कंपोजिट सिस्टम है उसमें दोनों सप्लाई हम लोग देते हैं, कभी एसी तो कभी डीसी, या फिर इसमें कई बार वेरिएशन होता है कि जैसे आपका 1.5 kV डीसी ट्रैक्शन सिस्टम है, उसका ट्रेन जब पास हो जाता है उसके बाद जो दूसरा ट्रेन है अगर वो 3 kV डीसी सिस्टम का है तो वो पास होगा, तो उस केस में उसको हम लोग 3 kV सप्लाई देंगे। तो इस तरीके से जो कंपोजिट सिस्टम है उसमें अलग अलग ऑपरेटिंग वोल्टेज पे हम लोग ट्रेन को रन कराते हैं। तो जो मोस्टली जो यूरोप का एक एग्जांपल दिया गया है, इसमें जो यूज़ होता है वो 1.5 kV डीसी है, फिर 3 kV डीसी है और 15 kV 16.5 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी विद एसी सप्लाई एंड 25 kV 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई। तो इस तरीके से जो सिस्टम है इसमें ये मोस्ट वाइडली यूज़ किया जाता है। तो ये कंपोजिट सिस्टम का एडवांटेज यही होता है कि अलग अलग ट्रेन हम एक ही रूट पर चला सकते हैं, बट इसका जो टाइमिंग रहेगा वो थोड़ा डिफरेंट होता है। मींस जब एक ट्रेन अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा उसके बाद ही जो दूसरा ट्रेन है उसके लिए जो सप्लाई है वो कन्वर्ट किया जाता है। तो इस तरीके से कंपोजिट सिस्टम वर्क करता है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।